मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस वीक में अपना जो कंटेंट है सारा वो हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है डियर, ओके राइट। चलिए, तो थोड़ा सा हेक्टिक है, आपको पता ही है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वीक आपके लिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, 1 वीक की बात है, उसके बाद तो सब स्मूथ हो जाएगा। ओके चलिए करते हैं स्टार्ट माय डियर। अब बेटा अपन तो हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट स्टडी किया था वो कार्बोकेटाइंस कर लिया था। अब नेक्स्ट जो हम लोग इंटरमीडिएट्स की बात करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट है हमारे पास कार्बो एनाइन। मैंने पहले बोला था मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मैं उसको करवा ही दूंगा आप लोगों को। हम बड़े कंफर्टेबली तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, अब जो हम लोगों ने, मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा था, हम लोग कार्बोकेटाइंस की बात कर रहे थे अभी। तो कार्बोकेटाइंस हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट आता है वो हमारे पास आता है कार्बो एनाइन। अब सबसे पहले ये देखते हैं भी कार्बन एनाइन होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज कर रहे हैं। तो अगर बॉन्ड का क्लीवेज इस तरीके से हो जाए, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जी का इलेक्ट्रॉन था और बॉन्ड यहाँ से टूट जाए बेटा जी, तो हो क्या रहा है आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कट। क्या भी जो जी का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी किसके पास आ गया, कार्बन के पास आ गया। अगर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन के पास 3 तो बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक लोन पेयर है, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो इंटरमीडिएट्स बनता है इस इंटरमीडिएट्स को हम लोग बोलते हैं कार्बो एनाइन। क्लियर डियर। तो अगर कार्बन आयन्स को देखें तो कार्बन आयन अगर हम बात करें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कार्बन के पास टोटली 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 तो बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे कार्बन का, तो इसका जो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट होगा वो sp3 होगा। अगर sp3 होगा तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, पर इसकी जो शेप होगी वो बेटा पिरामिडल शेप रहेगी। पिरामिडल कैसे रहेगी, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास एक तो लोन पेयर है और उसके साथ 3 क्या बने हुए हैं, बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली जो हाइब्रिडेशन है इसका वो sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जो शेप होगी वो पिरामिडल होगी। राइट डियर, ओके। ये था कार्बन एनाइन के बारे में। अब देखते हैं डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ कार्बन है, डिग्री ऑफ कार्बो एनाइन। तो अगर हम लोग कार्बन एनाइन की डिग्री को डिफाइन करें तो कार्बन एनाइन की जो डिग्री है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने कार्बोकेटाइंस को किया था वैसे हम लोग कार्बन एनाइन की डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी। 1 डिग्री कार्बन एन क्या होगा यार, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो 1 डिग्री है। जिस कार्बन के ऊपर लोन पेयर है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 डिग्री है। और जिस कार्बन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव है वो वाला कार्बन डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो हमारे पास 3 डिग्री कार्बन आयन है। अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 डिग्री, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री कार्ब एनाइन। क्लियर। तो ये था हमारे पास कार्बन है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कट, वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोग कार्बोकेटाइंस के बारे में बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है डियर वो आता है स्टेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ, यस, मैं हेडिंग बनाऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। राइट डियर, ओके। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, देखिए जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन आयन में जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन में हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको बताया था भी एलिमेंट्स के ऊपर जो भी चार्ज है टेंशन की तरह है। तो इस कार्बन एन में मेन दिक्कत किस चीज की है, कार्बन एन में जो मेन दिक्कत है बेटा वो नेगेटिव चार्ज की है। कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज होता था, कार्बन एन में नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की टेंशन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का स्ट्रेस है। तो कौन कौन सा ग्रुप है बताओ जो इसको स्टेबल करेगा यार। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे हम इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो रिजल्ट ऑपोजिट हो जाएगा बेटा जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे, दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो जो नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो जो स्टेबिलिटी है स्टूडेंट डेफिनेटली वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। गॉट इट हियर? एग्जैक्टली वैसे ही चला जैसे कार्बोकेटाइन का था, बस कार्बोकेटाइन का रिजल्ट ऑपोजिट था। इसके बारे में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली वैसे मैं रिपीट बार बार वही चीज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज भी, जो कार्बोकेटाइन एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। फर्क ये है वहां पे पॉजिटिव को खत्म करना था और यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव को खत्म करना है। ठीक है, ठीक, राइट। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले फैक्टर आता है एस करेक्टर, राइट। कार्बोकेटाइन को ओपन करके रखो यार, उसकी नकल करनी है आप लोगों ने। देखिए क्या होगा, आपको पता है भी जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो जो स्टेबिलिटी है नेगेटिव चार्ज की, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। कार्बोकेटाइन में ऑपोजिट होता था अपने पास, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मान लो सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाए। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा? कम ऑन, सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा थर्ड, फिर सेकंड, फिर बेटा फर्स्ट। अरे क्यों यार, क्योंकि इस तरफ जाते हो बेटा कॉन्टिन्यूसली एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है ना। यस माय डियर, समझ आई मेरी बात सबको? ओके, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बताओ क्लियर है ना? हाँ, वो जरूरी है बेटा, रिस्पॉन्स करना जरूरी है। ओके राइट। सेकंड हमारे पास होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये देखते हैं भी इंडक्टिव इफेक्ट कैसे स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो कार्बन आयन है, सोचते हैं जो स्टेबिलिटी है बेटा कार्बन आयन की, आपको पता भी उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो स्टेबिलिटी होगा बेटा माइनस आई के डायरेक्टली होगा, और जो प्लस आई इफेक्ट होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस जो ग्रुप अपना माइनस आई इम्पैक्ट लगाएगा वो तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और जो ग्रुप अपना प्लस आई लगाएगा वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्लस आई का मतलब तो ईआरजी ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे मान लो कार्बन आयन है मेरे पास। अब कार्बन आयन में ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बन आयन है। चलो बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन आयन में कौन सा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? आउट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन आयन कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा? यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन आयन था, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। कैसे चेक करेंगे? देखो 1 डिग्री वाले में एक आर ग्रुप लगा हुआ है जो अपना प्लस आई लगा रहा है, 2 डिग्री में 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं जो अपने प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, 3 डिग्री में 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं जो अपना प्लस आई इम्पैक्ट लगाएंगे। इसका मतलब जो 3 डिग्री वाला केस होगा उसमें तो प्लस आई सबसे ज्यादा लगने वाला है ना। यस और नो? तो जो सबसे कम प्लस आई लगेगा, तो जितना प्लस आई ज्यादा लग रहा है उतना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी तो कम है। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो बोल सकते हैं 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। राइट एवरीवन? ओके, ऐसे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कार्बन आयन बना हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे हम लोगों ने Cl लगा दिया। बताओ कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा? यस टेल मी। सेकंड सिनेरियो में क्या करेंगे? बोले बोले। यहाँ पे देखो दोनों में फर्क कहाँ पे किसकी वजह से आएगा? Cl की वजह से आएगा ना। तो Cl का कौन सा इफेक्ट लगता होता है बेटा? माइनस आई लगेगा ना। तो माइनस आई क्या करेगा? Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से जो बी वाला पार्ट होगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ए के रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगी। क्या बोलते हो, क्लियर है? यस डियर, ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बताओ चलो फटाफट बताना मेरे को। यहाँ पे मेरे पास कार्बन आयन लगा हुआ है,
यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पे कार्बन आयन नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। बताओ किसका कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा? यस कम ऑन। Cl कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। फ्लोरीन भी कौन सा इफेक्ट इंट्रोड्यूस करेगा? फ्लोरीन भी -I लगाएगा। पर अगर -I का मैग्नीट्यूड देखें तो बोल सकते हैं फ्लोरीन का जो -I है बेटा वो Cl से ज्यादा होगा। फ्लोरीन का -I Cl से ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट के कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट? ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो यार, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस, अब रेजोनेंस में क्या करेंगे? देखो, अब रेजोनेंस में सोचो, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतना नेगेटिव चार्ज ज्यादा एटम्स के ऊपर आएगा, और जितना एक टेंशन को जितने ज्यादा शेयर करते हैं उतनी टेंशन कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल सकता हूँ, जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा नंबर ऑफ RS के। तो जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उतनी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उतना ज्यादा एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा, तो उतनी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव था, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव है, ये थर्ड मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव है। यस, इनमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। इसमें तो -1/1 ही होगा क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। इसके अंदर बेटा क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है। तो एक नेगेटिव कितने एटम्स के ऊपर आएगा? 2 के ऊपर आएगा, तो उसको -1/2 लिख सकता हूँ। जो थर्ड वाला केस है उसके अंदर अगर आप रेजोनेंस चलाओगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब जब रेजोनेंस चलाओगे तो एक नेगेटिव को बेटा 3 एटम्स शेयर करेंगे। तो बताओ किस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल है? सी वाले केस में। तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन बी, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ए होगा। तो बेटा याद रखना, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। ओके एवरीवन, ठीक है? सेकंड देखो, सेकंड में मान लो मेरे पास ये वाला कार्बन आयन आ जाए, क्या बताया था? रिंग के ऊपर जो कार्बन लगा होता है उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो इस कार्बन आयन का नाम क्या हो गया? बेंजाइलिक कार्बोएनाइन। बेंजाइलिक कार्बोएनाइन, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया इसके साथ बेटा जी? एक बेंजीन रिंग हम लोगों ने और लगा दी, ये हो गया। और थर्ड केस में क्या किया, इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ एक फिनाइल रिंग लगी हुई थी उसके साथ एक फिनाइल, 3 फिनाइल रिंग्स लगाते हैं। अब बताओ ABC में क्या लगता है? देखो, सोचने का तरीका क्या होगा, जब आप पहले मॉलिक्यूल को विजुलाइज करोगे इसमें रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस चलाओगे तो ये जो नेगेटिव है ये कहाँ पे आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आ जाएगा। रेजोनेंस चलाओगे बेटा जी, आपको बताया था रेजोनेंस चलाना, तो सिखाया हुआ आप लोगों को। तो जब इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो एक नेगेटिव माय डियर टोटल 4 एटम्स के ऊपर आएगा। कौन? 3 तो रिंग वाले कार्बन के ऊपर, एक ऑलरेडी है ये बेटा वो, तो टोटल 4 कार्बन पे आया। ठीक है, अब इस वाले में क्या होगा? इस वाले में जो नेगेटिव है बेटा वो इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा और इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा। तो एग्री करते हो? -1/7 पे आएगा बेटा, 7 एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। एक रिंग में तो 3 एटम्स के ऊपर ही नेगेटिव आता है ना जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव है बेटा वो तीनों एटम्स के साथ उसमें जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, 0.23 तीनों के साथ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा? -1/10 बनेगा यार अपने पास। तो किसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है? सी वाले में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन बी, और सबसे लीस्ट स्टेबल आएगा ए। तो अपने पास ऑर्डर क्या बन गया? CBA। राइट एवरीवन, चलिए आगे। सबको क्लियर हुआ? यस मोहित, क्लियर? बहुत बढ़िया यार। यस सर।
बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पेयर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास मान लो ये वाला मॉलिक्यूल था, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। सेकंड सिनेरियो में हम लोगों ने ये किया, ये बेंजाइलिक कार्बन आयन था, और एक केस में ये कार्बन आयन हम लोगों ने ले लिया, ये कार्बन आयन ले लिया। अब स्टेबिलिटी को चेक करना है। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, देखो क्या होगा। इसमें नो रेजोनेंस, -1/1 बेटा जी। इसमें कितना हो रहा है, -1/4 आ रहा है। ठीक है, जब रेजोनेंस चलाओगे तो जितने भी ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन पे नेगेटिव आएगा। थर्ड वाले सिनेरियो में क्या होगा बेटा, -1/2 आएगा, क्योंकि जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो एक ये वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव अपीयर है और एक इसके ऊपर अपीयर है, तो क्लियर कट पता ही है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो बी का सबसे ज्यादा होगा, देन अपने पास आएगा बेटा जी सी का, और सबसे लीस्ट स्टेबल आएगा ए, बी सी। ओके, राइट। हाँ जी। नेक्स्ट फैक्टर आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस वाला तो आपको समझ आ गया होगा बेटा जी। नेक्स्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट में देखते हैं। आप बताओ कि आपको क्या लगता है, तो जो स्टेबिलिटी है बेटा जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -m के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +m के। एग्री करते हो? -m कौन सा ग्रुप होता है जो कौन सा इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और +m क्या होता है, जो ERG ग्रुप होते हैं। तो जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी उसको -m वाले ही तो स्टेबलाइज करेंगे, और जो +m वाला है वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे यार। ठीक है। अब देखो कैसे, मान लेते हैं मेरे पास ये वाला केस आ गया, सोचना ध्यान से। मैंने बेंजाइल कार्बन आयन का एग्जांपल लेके बताऊंगा। एक बेंजाइल, ये आ गया कार्बन आयन, एक कार्बन आयन अपने पास ये आ गया सेकंड, इसमें मैंने पैरा पे NO2 लगा दिया, और थर्ड सिनेरियो में मैंने क्या किया, CH2, और यहाँ पे नेगेटिव है, और पैरा पोजिशंस में हम लोगों ने OCH3 ग्रुप लगा दिया। अब मैंने ये चेक करना है भी इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखना है भी क्या क्या ट्रेंड फॉलो होने वाला है। देखिए कैसे होगा। तीनों सिनेरियो में रेजोनेंस तो है ही है, रिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माय डियर NO2 ग्रुप लग गया। अब NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, -I और -M लगाएगा। क्यों, आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था भी जो M इफेक्ट लगता होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे लगता है सिर्फ। याद आई मेरी बात। अब यहाँ पे OCH3 है, तो OCH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, कि तो -I होता है और +M होता है। और आंसर कौन डिसाइड करेगा, जो डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है अपने पास, इसका तो बेटा -M डोमिनेटिंग है, इसका +M डोमिनेटिंग है। M इफेक्ट ही डोमिनेटिंग होता है। तो अगर M इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो क्या होगा बताओ। तो किसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि -M तो क्या करेगा, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। फिर आएगा ए, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा आएगा, सी आएगा। क्या बोलते हो, BAC बनेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि बी में तो -M लग रहा है और सी में +M लग रहा है। +M तो स्टेबिलिटी को कम करता है ना। क्या बोलते हो, राइट एवरीवन। बहुत बढ़िया यार, ग्रेट। अपना सेकंड को ध्यान से सोचना, दिमाग लगाओ, पूरी अपनी एनर्जी लगा देना इस क्वेश्चन को करते हुए। यहाँ पे कार्बन आयन था, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं टाइम दूंगा पूरे 1 मिनट। यहाँ पे कार्बन आयन बना, ये भी कार्बन आयन है, यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, राइट। ओके। थर्ड सिनेरियो में हम लोगों ने क्या किया, CH2 कार्बन आयन लगा दिया, और यहाँ पे बेटा मैंने NO2 लगा दिया, और एक फोर्थ सिनेरियो में मैंने CH2 लिया कार्बन आयन, और यहाँ पे NO2 यहाँ पे लगा दिया, राइट। चलिए मेरे को बताइए इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग क्या सोचते हैं। तो आपके लिए 1 मिनट आपको अलॉट होता है, 1 मिनट।
चलिए चलिए, शाबाश शाबाश। चलो डन। देखो इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, बी, फिर आएगा बेटा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ए। राइट, बी सी डी, ये सोच पाए कैसे? देखो ये जो बी है, ये एनओ टू अपना कौन सा लगाएगा, मेन डोमिनेटिंग माइनस एम है, ये भी माइनस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, NO2 ये सिर्फ एक माइनस एम लगा पाएगा, ये तो बेचारा कहाँ पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, तो माइनस एम तो लगा ही नहीं पाएगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, सिर्फ बेटा माइनस आई लगाएगा, खींचेगा तो सही पर माइनस आई के थ्रू खींचेगा, तो माइनस आई तो फिर भी कंपैरेटिवली वीक होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगे होते हैं, बी वाले में, तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देन सी वाला केस आ गया बेटा जी, देन डी, और सबसे लीस्ट जो स्टेबल होगा वो ए वाला होगा, क्योंकि ए के साथ तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है। राइट एवरीवन, बताओ क्लियर हुआ? विदुल क्लियर बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए सुरभि डन? हाँ जी। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास एरोमेटिसिटी। आपको पता ही है भी, एरोमेटिसिटी साइक्लिक कंपाउंड के लिए तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता ही है। ठीक है ना? अब जैसे मान लो अगर हम बात करें, हमारे पास ये वाला एक कार्बन था, ये कार्बन है, और एक इसमें कार्बन सिंपल ये वाला है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं तो क्या करोगे? देखो पहले वाले में बेटा रेजोनेंस पॉसिबल है, बिल्कुल रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, देखना ध्यान से, बहुत ये गड़बड़ी वाली चीज होती है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो जब रेजोनेंस चलाओगे तो नेगेटिव चार्ज तीनों कार्बन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, -1/3 बनेगा, तो माइनस इस ये -1/1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ भी, रेजोनेंस के बेसिस पे तो अगर मैं रेजोनेंस बेस्ड बात करूं, अगर मैं रेजोनेंस बेस्ड बात करूं तो वन की स्टेबिलिटी तो बेटा सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए। पर अगर मैं एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मेरे पास जो वन की स्टेबिलिटी है वो कम है, सेकंड की ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए भी? क्योंकि जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो तो नॉन एरोमेटिक है, और फर्स्ट वाला कंपाउंड तो बेटा एंटी एरोमेटिक है। और आउट ऑफ एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक बताओ कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है? आउट ऑफ एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कौन ज्यादा स्टेबल होता है? नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप समझ गए ना ये एंटी एरोमेटिक कैसे बेटा? वो तो एरोमेटिसिटी तो आपको मैंने सिखाया था कैसे करना होता है अपन ने कैलकुलेट। ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 आएंगे, वो एंटी एरोमेटिक बनेगा, और सेकंड वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है अपने पास यार, तो जो नॉन एरोमेटिक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी तो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ भी, यहाँ पे जो सेकंड की जो स्टेबिलिटी आएगी वो फर्स्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी। तो इसके अंदर तो एक ही बात के बारे में लिख लीजिएगा, क्या चीज भी, जो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो होगा। क्या होगा भी, जो एंटी एरोमेटिक है उनकी सबसे कम होगी, देन नॉन एरोमेटिक, और सबसे जो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा वो एरोमेटिक होगा। मतलब रेजोनेंस से भी ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हम लोगों ने इसको मान के चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अब आता है प्रियोरिटी ऑर्डर। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बेटा हम लोगों ने कर लिए। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है भी, कौन कौन फैक्टर पहले डोमिनेट करता है, कौन कौन बाद में डोमिनेट करता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे डोमिनेटिंग होता है बेटा एस करेक्टर। बेटा एस करेक्टर सबका देखना है। उसके बाद आपका पास रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। देन बेटा लास्ट में कौन सा आएगा हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें होता ही नहीं है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हम लोगों ने लिया ही नहीं है। और अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, फॉर साइक्लिक कंपाउंड मेन क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिसिटी। साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो हमारे पास रहता है एरोमेटिसिटी वाला। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस बेसिस पे आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
अब देखो, एक ना बहुत क्लासिकल चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को नहीं पता होता, आपका मन खुश हो जाएगा उस चीज को, सर आपने जबरदस्त चीज हमें बताई। देखिए बेटा जी, एक दो क्वेश्चंस है, ये मेरी फेवरेट चॉइस है, जिसको करने पे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वो क्या है माय डियर, अगर बाई चांस मान लो मेरे पास ये वाला कार्बन आयन आ जाए, ये मेरे पास कार्बन आयन आ जाए, एक तो कार्बन आयन ये रहा, और दूसरा कार्बन आयन माय डियर मेरे पास ये आ जाए, ठीक है। अब इनमें मैंने स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अब काफी स्टूडेंट ना आंखें मीच के आंसर लगाएंगे बी वाले को, और कुछ आंखें मीच के लगाएंगे ए वाले को। वो सोचेंगे सर ए में तो रेजोनेंस है, और जो सेकंड वाले को बोलेंगे सर वो तो उसमें तो एस करेक्टर ज्यादा है। हिल गए ना, हिल गए माय डियर, यहाँ पे दोनों में एस करेक्टर सेम है। जब आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो एसपी आएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी यार, कि नहीं, बिल्कुल यार, मैं क्या बोल गया यार ये चीज, इसका हाइब्रिडेशन तो sp2 आएगा ना। ओहो, मैं तो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा था, इसका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। क्यों आएगा, सिग्मा बॉन्ड तो बेटा 3 है, लॉन पेयर को 0 लोगे ना, क्योंकि लॉन पेयर किस में जा रहा है बेटा, रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो लॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको तो हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करते, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा, sp2 आएगा। और इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp है, एक लॉन पेयर है और दूसरा बेटा एक सिग्मा बॉन्ड है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की फर्स्ट से ज्यादा होगी। जो क्वेश्चन था ना वो ये था, एक तो फैंटास्टिक चॉइस ये भी है, बिल्कुल है। बच्चे हंस रहे होंगे सर ये क्या, आप तो इतना एक्साइटमेंट में बता रहे थे, अरे कोई बात नहीं यार, घबराने वाली क्या बात है। ये देखो नेक्स्ट वाला लो, ये कार्बन है एंड ये वाला कार्बन है। अब इन दोनों कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखना है, भी कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं एस करेक्टर को निकालूंगा। अगर मैं इसका एस करेक्टर निकालता हूं तो इसका एस करेक्टर, ये हाइब्रिडेशन बनेगा sp2, और यहाँ पे अगर मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालता हूं तो ये भी बेटा sp2 है या नहीं है, देखो, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं ना कर रहा है ना, इसमें तो कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में नहीं है, ओके। पर ये इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसको तो हाइब्रिडेशन में कंसिडर नहीं करेंगे पहले वाले केस में। तो क्या होगा, दोनों का जो एस करेक्टर है बेटा वो सेम है, इन दोनों का जो पहला फैक्टर मैंने क्या देखा, एस करेक्टर क्या है, सेम, ठीक है। देन मैंने क्या देखा, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि एस करेक्टर के बाद क्या आता है बेटा जी, रेजोनेंस आता है, तो पहले वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो जिसकी वजह से जो फर्स्ट वाला है ना उसकी स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज्यादा, राइट एवरीवन, समझे। पहले क्या चेक करना है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले सबसे पहले आप सभी ने एस करेक्टर को चेक करना है, देन डियर आप लोग आगे किसको चेक करेंगे, रेजोनेंस को चेक करेंगे। ये प्रायोरिटी से ही आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ओके। और मैं आपको मैंने पहले भी बात की थी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है भी, मैं इस कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल के कम से कम 150 क्वेश्चन, आप 150 का 200 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप छा जाओगे यार, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा सर, ये मजा आ गया सर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मॉड्यूल को फटाफट सॉल्विंग लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके डियर, राइट। चलिए, तो कार्बन एन अपना हो गया डन, कार्बन एन पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारे पास जो इंटरमीडिएट्स आता है वो हमारे पास है फ्री रेडिकल, लास्ट इंटरमीडिएट पे आगे फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या है, ठीक है, कार्बोकेटाइंस खत्म हो गया बेटा, कार्बन एन खत्म हो गया, अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल में ना मैं आपके साथ आपको क्वेश्चंस ही दूंगा, बस कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, मतलब जैसे यहाँ पे कार्बन एन में मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे, फ्री रेडिकल में नहीं मैं करूंगा, क्योंकि फ्री रेडिकल आप लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करके देखना है। मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन फैक्टर स्टेबलाइज करता है उसको, ठीक है, ओके, राइट। चलिए देखिए, पहला तो पॉइंट आता है, इट इज फॉर्म्ड
by homolytic cleavage. It is formed by homolytic cleavage. जो कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन थे बेटा, वो तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनते थे। अब ये जो फ्री रेडिकल बनेगा ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनेगा। कैसे बनेगा? ये मान लो अपने पास कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा हुआ है, मान लो कोई भी जी ग्रुप है, जनरली तो H होता है, और यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड इस तरीके से टूट गया बिल्कुल सेंटर से। तो जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन था, वो कार्बन के पास ही आ गया। तो डियर कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स आ गए? 3, और एक के आगे उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे जी ऑड इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ये तो रेजोनेंस के अंदर आपको बताया था, फ्री रेडिकल होता है। इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है बेटा, ये प्लेनार होता है, प्लेनर होता है। मतलब ये जो रेडिकल है ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया बेटे? 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि 8 कंप्लीट नहीं है यार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है डियर अपने पास, राइट डियर? ओके, चलिए ये होगा रेडिकल के बारे में। अब डिग्री की बात करते हैं, रेडिकल्स की डिग्री। तो अब तो बच्चे फटाफट मेरे से पहले लिख रहे होंगे, सर यस सर, ये तो समझ आ गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रेडिकल। जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है उसके साथ डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप लगाओ तो 1 डिग्री रेडिकल होगा। उसके साथ अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 डिग्री रेडिकल होगा। अगर जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है उसके साथ डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो बेटा वो 3 डिग्री रेडिकल, राइट? तो डिग्री समझ आएगी सबको। मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए फटाफट भी। क्यों नंदन, क्लियर बेटा यहाँ तक? ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। ओके, अच्छा, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। आपको क्या लगता है रेडिकल को कौन स्टेबलाइज करेगा यार? देखिए सुरभि, आपने बेटा मेरे को बताना है इसका आंसर। देखिए कार्बन के ऊपर रेडिकल बना हुआ है, ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सुरभि अनम्यूट कर लो फटाफट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आप मेरे को बताइए भी कौन सा फैक्टर है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, EWG या ERG बेटा जी? सर ERG। वेरी गुड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा तो वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो डेफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, है ना? यस तो अगर डेफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देगा तो स्टेबिलिटी कम कर देगा, वो यस सर। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा। और जो ERG ग्रुप है बेटा जी, वो कर क्या रहे करेंगे? हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको यार, है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो डेफिशिएंसी कम होगी। यस सर। कमी सी, जो जिस चीज की कमी थी वो दूर हो रही है। अगर कमी दूर हो जाएगी तो जो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो डेफिनेटली क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? स्टेबिलिटी कम करेगा, और ERG ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को इंक्रीज। इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ जी। अब बात करते हैं फैक्टर्स को लेकर, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर बेटा एस करेक्टर, दूसरा फैक्टर बेटा आई इफेक्ट, थर्ड लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि फ्री रेडिकल में तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, और फोर्थ हमारे पास आएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे। क्लियर यहां तक? ग्रेट, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तो बताओ, ये 4 फैक्टर्स हैं बेटा जो उसके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एरोमेटिसिटी का तो कोई चक्कर आएगा ही नहीं रेडिकल के अंदर। तो अब देखें कैसे कैसे लगता है आपको, एस करेक्टर से क्या फील आता है बताओ आप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ना 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 गलत हो गया ना यहाँ पे। यार आप लोग ये समझ पा रहे हो कि जो रेडिकल है वो एक तरीके से कार्बोकेटाइन जैसी चीज ही है बेटा। भी जो फैक्टर कार्बोकेटाइन को अफेक्ट करे थे वही रेडिकल को करेंगे, क्योंकि बेचारा जो कार्बोकेटाइन था वो भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी से जूझ रहा था, और जो रेडिकल है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी से जूझ रहा है। ठीक है ना, मतलब दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी का बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है यार। तो इसका मतलब जो जो फैक्टर्स कार्बोकेटाइन को अफेक्ट कर रहे होंगे उसकी स्टेबिलिटी को, वही वाले फैक्टर बेटा रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे सेम तरीके से। ठीक है ना, तो मैं इसका तो लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा जी। जो स्टेबिलिटी है बेटा रेडिकल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एस करेक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। ओके, पहला तो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने खुद करना है। पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो कि एस बेटे कैरेक्टर के इनवर्सली बेटे क्यों होगा। इसको एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन की तरह देख लो बेटा, इसको एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन की तरह। ठीक ओके है, सर। तो CH3 CH2 रेडिकल है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल है, और यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल है। ये क्वेश्चन हो गया, खुद करने हैं ये क्वेश्चन सब। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे रेडिकल है और इस डबल बॉन्ड के ऊपर रेडिकल है। राइट, सेकंड है आई इफेक्ट। आई इफेक्ट आराम से बाद में करना, अभी मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। तो सोचिए कौन सा फैक्टर है जो रेडिकल आई इफेक्ट कैसे इफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी के यार। स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट करेगा, कौन सा आई इफेक्ट है जो स्टेबलाइज करेगा? प्लस आई बेटा जी, और माइनस आई तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा ना यार, क्योंकि आप ऊपर बता के हटे हो बेटा भी क्या चीज, भी जितना जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वही रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा वो रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जो माइनस आई लगाएगा वो रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम करेगा। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पहले तो 1 डिग्री रेडिकल है, एक मेरे पास 2 डिग्री रेडिकल है, तो ठीक है, एक मेरे पास 3 डिग्री रेडिकल है। इनकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास 1 डिग्री ये रेडिकल है। ठीक है, तो थर्ड में मैंने क्या किया, रेडिकल लेकर यहाँ पे Cl लगा दिया, और यहाँ पे रेडिकल लेके हम लोगों ने NO2 लगा दिया। चले आगे, क्लियर डियर? नोट हो गया? ओके, फोर्थ मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, यहाँ पे रेडिकल लेके, ओके 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 ओके, वापस जाऊं बेटा जी, रहता है अभी? ओके, लो ओके, डन। बहुत बढ़िया यार, राइट। अब फोर्थ एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहाँ पे रेडिकल बना दिया बेटा जी। यहाँ पे रेडिकल बनाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे 3 ग्रुप लगा दिए, रेडिकल बना के यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, रेडिकल बना के यहाँ पे ग्रुप लगा दिया। फिफ्थ में रेडिकल था, यहाँ पे बेटा मैंने NO2 लगा दिया, और यहाँ पे रेडिकल बना के मैंने फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है डियर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब रेडिकल में तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। तो जो स्टेबिलिटी है ना, जो स्टेबिलिटी है डियर रेडिकल की, वो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब जैसे कार्बोकेटाइन को भी हाइपर कॉन्जुगेशन अफेक्ट करता था,
वैसे ही सिमिलर तरीके से रेडिकल को भी हाइपर कॉन्जुगेशन अफेक्ट करता है। तो जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी उतनी रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, तो लीजिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके, तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। ठीक है, 3 एग्जांपल्स बहुत हैं मेरे ख्याल से, बाकी वो तो मैंने आपको भेजना ही है, बाकी मॉड्यूल में से हम लोग काफी क्वेश्चंस को लगाएंगे यार। ठीक है, राइट, चलिए आगे मूव करते हैं। आई थिंक डन हो गया होगा सबका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशंस तक तो। ठीक है, तीनों एग्जांपल्स लिखी गई होंगी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजोनेंस बेटा जी, लास्ट फैक्टर रेजोनेंस। अब सोचो क्या होगा। जो स्टेबिलिटी होगी वो आरएस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आरएस। तो जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी उतना हमारे पास जो रेडिकल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उतनी रेडिकल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा अपने पास। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है अपने पास। CH3CH2 रेडिकल, यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड में यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल है और यहाँ पे रेडिकल है। थर्ड वाले केस में बेंजाइलिक रेडिकल हो गया, बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर रेडिकल है और यहाँ पे जो एलाइलिक वाला कार्बन है उसके ऊपर रेडिकल है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे एक बेटा ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये इसको स्टार लगा के रखिएगा। CH2 रेडिकल है, यहाँ पे बेटा मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे CH2 रेडिकल है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया और CH2 रेडिकल है, सेम बेंजाइल रेडिकल ही बना रहा हूँ और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगा दिए और यहाँ पे कार्बन के ऊपर रेडिकल है और उसके साथ थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप मैंने लगा दिया, नीचे ये ग्रुप लगा दिया, CH3 CH3 CH3। इनके स्टेबिलिटी के बारे में आपने मेरे साथ डिस्कस करना है। ओके, तो ये काफी फैंटास्टिक क्वेश्चंस थे बेटा, किसको लेकर, रेडिकल को लेकर। ओके, एक और ले लीजिए क्वेश्चंस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। ये है बेटा जी, और एक रेडिकल ये। ओके, तो ये था हमारे पास रेडिकल्स के बारे में। ओके डियर, बोलो ये हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने तो पक्का साथ ही साथ में किए, मेरे को ऐसा लगता है। किस किसने किए एक मिनट बताना। मोहित किए साथ साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट, विदुल ने भी किए,
नंदन ने पक्का किए होंगे, कृतिका ने किए होंगे, किए कि नहीं बेटा आप लोगों ने साथ साथ में? देव ने भी किए, ओके राइट। ओके ओके चलो ठीक है। ये सोच के ना ध्यान से करना बेटा। अब मैंने बता दिया था कौन कौन सा फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, हर्षित थोड़े से किए, बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपना जीओसी कंप्लीट हो चुका है बेटा जी। जीओसी डन। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, जो यूनिट है अपने पास। इस हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ चीजों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को। एक तो बेटा जी, ये जो हाइड्रोकार्बन है मैं आपको बताऊंगा, ये हम लोग जो यहाँ पे अभी हम लोग +1 के अंदर स्टडी करेंगे, हम लोग ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरे का पूरा जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये पूरे का पूरा कंप्लीट इस ये रिपीट होता है +2 के अंदर, और +2 में ही इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म +2 में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पे काम करेंगे वो टोटली हमारा माय डियर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के बिना हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। अब किसी बैच में हो सकता है करवा दें, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का ये स्ट्रेटेजी है भी बच्चों को उतना करवाएं जितना हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। अगर हम लोग खिचड़ी पका देंगे तो उससे अपने को कोई कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला। नहीं, इसका मॉड्यूल हम लोग डेफिनेटली छेड़ेंगे। मॉड्यूल हम इतना सॉल्व करेंगे जितना हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा जी। ओके, अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड हाइड्रोकार्बन पे ही अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड बना पाते हो, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर आपको +2 में डिस्कस करवाया जाएगा ये। ओके, तो इसका जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है भी आपका जो स्कूल एग्जाम है वो अफेक्ट ना हो। स्कूल एग्जाम्स के लिए आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से आता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स को। अगर आप में से स्टूडेंट्स कुछ एनसीईआरटी उठा के ले आइए, चाहे अपनी एनसीईआरटी को साथ में ओपन करके रख सकते हैं। क्लियर? तो मैं जो यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड करूंगा, चीजें समझाऊंगा। ऐसा नहीं है भी आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी, रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग करने वाले हैं ऐसे, तो काफी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे। चलो, तो स्टार्ट कर ले। तो चलिए, राइट। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में, मैं इसमें बताता हूँ बेटा। हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आता है एल्केन, सेकंड पार्ट है हमारे पास एल्कीन, थर्ड पार्ट है हमारे पास एल्काइंस, और फोर्थ पार्ट है हमारे पास बेंजीन। ठीक है, ये 4 पार्ट है। काफी बड़ा यूनिट माना जाता है इसको, पर हाँ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक सही है बेटा जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एल्केन्स। तो पहले हेडिंग बना लीजिए बेटा एल्केन्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें एल्केन्स में, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग करेंगे क्या? अगर हम लोगों ने मान लो एल्केन के बारे में पढ़ना है, एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है, एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, तो इसका अपना जो मेजरली काम किस पे करेंगे बेटा इस पे, वो देखिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ भी, नहीं आयरन कोई नहीं छोड़ना बेटा पेज। बेटा चाहे आप एल्कीन्स पढ़ो, चाहे एल्कीन्स पढ़ो, चाहे आप एल्काइंस पढ़ो, इसके अंदर हम लोग 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। एक तो स्टडी करेंगे इनके प्रेपरेशंस के बारे में, भी ये प्रिपेयर कैसे होते हैं। सेकंड, हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, भी एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। और थर्ड, हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तीनों चारों में यही करना है। सबसे पहले प्रेपरेशंस बात करेंगे, फिर हम लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेपरेशंस की। प्रेपरेशंस भी, एल्केन की प्रेपरेशन किससे की जा सकती है? अगर हम अपने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एल्केन के प्रेपरेशंस के तरीके तो बेटा मेथड्स तो बहुत हैं माय डियर। अगर हम इनकी प्रेपरेशंस की बात करें तो एनसीईआरटी में एल्केन्स की प्रेपरेशंस के 3 मेथड्स हमारे पास गिवन है। ओनली 3 मेथड्स। ओके, वो 3 से हम लोग
एल्केन को प्रिपेयर करेंगे, पहला आएगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बेटा लिखते रहना, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। सेकेंड प्रिपरेशन हम देखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स थे। और थर्ड जो हमारे पास आएगा बाय कॉल्बे रिएक्शंस, बाय कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं, मतलब 3 रिएक्शन है एनसीईआरटी में गिवन है, जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन के प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। ओके राइट, चलिए तो एक एक करके इनके प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिपरेशंस आती है हमारे पास, वो आती है फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है होते क्या हैं, आपको पता होगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में मैंने बताया था। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको तो हम बोलते हैं बेटा ईन, और कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं आइन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो एल्कीन है एल्काइंस है उससे हम लोगों ने एल्केन की प्रिपरेशंस को देखना है। और मैं आपको बता दूं भी, इसको प्रिपेयर करने का मेथड क्या होता है, बाय हाइड्रोजिनेशन के थ्रू, बाय हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके भी, अगर हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तब हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी इथीन कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या किया, इसको H2 के साथ रिएक्ट करवा दिया। जब भी आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डी ब्लॉक मेटल को यूज करना पड़ेगा। चाहे निकल यूज कर लो, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कोई भी डी ब्लॉक मेटल को यूज करना जरूरी है। ओके क्लियर? ओके हाँ जी। अब बेसिक ये क्यों यूज करते हैं, उसका बेसिक रीजन क्या होता है बेटा, ये जो जैसे मान लो ये निकल मेटल मैंने यूज की, तो निकल मेटल पे क्या होता है ना, हाइड्रोजन आके एड्सॉर्ब हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, इसका जो बॉन्ड बना होता है बेटा, वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है H और H के बीच में। अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो उसको रिएक्टिव बनाने के लिए ना, चाहे हम लोग निकल यूज कर ले, प्लेटिनम यूज कर ले, प्लेटिनम को यूज कर लेते हैं, तो उससे अपने को क्या क्या मिलता है, ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये निकल मेटल के सरफेस पे एड्सॉर्ब होने स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है, एड्सॉर्ब। हाइड्रोजन मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होने स्टार्ट होती है। एड्सॉर्ब का मतलब होता है मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना स्टार्ट कर जाते हैं। और जो जैसे जैसे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड वीक हो गया क्योंकि अब हाइड्रोजन निकल के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर गया। अगर बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा। अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। तो होता क्या है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये वाला हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन के साथ और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो क्या बना हमारे पास, यहाँ पे बना CH3। अब सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड में किसी चीज को ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा अपने पास यार। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, ये इथीन मॉलिक्यूल था, ये था इथीन। तो इथीन से हमने क्या बना लिया, इथेन बना दिया, एल्केन बन गया यार। तो याद रखिएगा, जो एडिशन रिएक्शंस होती है ना, एडिशन का मतलब होता है ऐड होना। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेशन वाली जगह पे होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कंफ्यूज ही नहीं होना। देखो अब मान लो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाए, मेरे पास आ जाए प्रोपीन आ जाए, ये प्रोपीन आ गया। मेरे पास मान लो ब्यूटुईन है, ये ब्यूटुईन आ गया। मेरे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन आ जाए। ठीक है ओके। मेरे पास ये मान लो ब्यूटुआइन आ जाए, कुछ भी कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाए, अगर हमने इनसे एल्केन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट H2 को ऐड करना पड़ेगा। इनमें सब में क्या डाल देंगे, H2 डाल देंगे, डाल दिया। सब में क्या करना पड़ेगा, H2 कैसे डालोगे, H2 डालोगे डी ब्लॉक मेटल के प्रेजेंस में, तो किसको यूज कर सकते हैं, निकल यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम किसी को भी यूज कर लें। अब देखो होगा क्या, सुनो ध्यान से मेरी बात पहले। मैंने बोला था हाइड्रोजन ऐड होना है। एडिशन रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा।
ये वाले कार्बन के साथ एक एच ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक एच ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, यहाँ पे एक एच ऐड होगा, एक एच यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन रिएक्शंस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या बना हुआ है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने H2 के मोल्स ऐड करने पड़ेंगे? 2 मोल्स। कैसे? एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। फिर एक H यहाँ पे ऐड होगा, फिर एक H यहाँ पे ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। क्या बोलते हो? ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए H2 के 2 मोल्स को यूज करना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बोलो किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। अब फिर एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में। तो पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बना? फर्स्ट का प्रोडक्ट बन गया बेटा जी, प्रोपेन बन गया। सेकंड वाले का क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। थर्ड वाले का क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। और फोर्थ वाले का क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। और फोर्थ वाले में भी कितने मोल्स ऐड करने पड़ेंगे? 2 मोल्स को ऐड करना पड़ेगा। राइट, बोलिए, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? हाँ, यहाँ पे एक नोट लिख लो ताकि आपको काम आ जाए। सिंगल बॉन्ड पे एडिशंस नहीं होती, सिंगल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शंस नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती। क्यों भाई? देखो कैसे, मान लो सिंगल बॉन्ड है, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना हुआ है। आपने बोला सर आपने कैसे बोल दिया भी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके दिखाती हूँ। मैं क्या ठीक है करो। आपने क्या किया सर, देखो इथेन था अपने पास स्टार्टिंग कंपाउंड, है ना, तो मैंने उसमें H2 डाल दिया, यहाँ पे एक H ऐड कर दिया सर, यहाँ पे एक H ऐड कर दिया, क्या क्या दिक्कत होगी सर? ये बन जाएगा CH4 सिंगल बॉन्ड CH4। ठीक है, अब बेचारे बच्चों को क्या पता लगेगा, वो बोलेंगे सर ये बन गया, फिर क्या हुआ? बड़े मजेदार, देखने में भी अच्छा लग रहा है CH4 CH4। पाप, याद है पाप, गुनाह, गुनाह। ठीक है, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहे हो? 5 बॉन्ड बना रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए डियर, जो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उस पर कभी भी एडिशन रिएक्शंस, हाँ बिल्कुल, काला पानी की सजा मिलेगी, अंडमान भेजूंगा मैं। इसका मतलब ये हो गया, सिंगल बॉन्ड पे कभी भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। जो एडिशन रिएक्शंस होती है बेटा, वो हमेशा अनसैचुरेशन वाली जगह पे ही होती है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट एक्सक्यूज प्रिपरेशन। मी सर। हाँ जी, सर इसमें जो थर्ड वाला है वो प्रोपेन कैसे बन जाएगा? ओके CH3 बेटा, CH2 CH2। CH3 बेटा जी, सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 3 कार्बन वाला कंपाउंड, तो प्रोपेन ही बनेगा ना। तो मतलब सर ये ऐसे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। CH3 बेटा जी, एक H तो ऑलरेडी है, ये देख, ओके सर ठीक है। 2 और ऐड हो जाएंगे ना बेटा, तो CH3 आ जाएगा। 3। हाँ, प्रोपेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। राइट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, बड़ी जबरदस्त चीज है यार, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अब नेक्स्ट जो प्रिपरेशंस हम लोगों ने करनी है एल्केन की, वो एल्काइल हैलाइड से है। अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है बेटा RX। जब R के साथ कोई हेलोजन ग्रुप लग जाए ना, उसको एल्काइल हैलाइड्स बोल दिया जाता है। अब अगर हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना है, तो एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने के 2 स्ट्रेटजीज होंगी। फर्स्ट होगा बाय रिडक्शन, एक तो करेंगे रिडक्शंस के थ्रू, और स्टूडेंट्स सेकंड हम लोग करेंगे बाय वुड्स रिएक्शंस, बाय वुड्स। मैं स्पेलिंग दोबारा से इसको ठीक करके लिख देता हूँ, बाय वुड्स रिएक्शंस, बाय वुड्स रिएक्शंस। ठीक है, ओके। और जो वुड्स रिएक्शन है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आईआईटी की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा वुड्स रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, देखो सपोज करो, पहले करते हैं बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन की बात करते हैं। बाय रिडक्शन कैसे होगा? मान लो मैंने कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, आरएक्स ले लिया, बस यहाँ पे एक्स ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट इक्वल टू फ्लोराइड, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए आरएक्स ग्रुप, जो एक्स ग्रुप है ना। हाँ जी, अगर इसको H2 मिल जाएगा, अगर इसको कहीं से भी H2 मिल जाए, और बेसिकली इसको जो H2 मिलता होता है ना वो जिंक विद HCl से मिलता है। आप बोलोगे सर ये जिंक और HCl कैसे यूज किया आपने? क्योंकि देखो बेटा, इसको सोचने की कोशिश करो, 10th का कॉन्सेप्ट लगाओ, 10th क्लास कॉन्सेप्ट, 10th क्लास कॉन्सेप्ट। 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास कोई मेटल है, उसको अगर हम लोग एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो जिंक तो Cl से कंबाइन करके ZnCl2 बनाएगा, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो होने क्या वाला है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, यहाँ से X के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा RH प्लस क्या बाहर चला गया HX। अगर RH बन गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ओके डियर, तो आई थिंक सबको क्लियर है ये प्रिपरेशंस भी। अब मैं इसको आपके 2-3 क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ इसको करने के लिए। बच्चे बड़े खुश होकर करेंगे, सर ये तो बड़ी मजेदार चीज है यार। देखो मैंने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड लिया, उसमें H2 डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद HCl यूज किया। सेकंड प्रेपरेशंस में मैंने क्या किया, इथाइल क्लोराइड यूज किया, ठीक है, उसको रिड्यूस करवाया H2 क्या यूज करके, जिंक और HCl को यूज करके। थर्ड में मैंने क्या किया, मान लो C3H7Cl है, प्रोपाइल क्लोराइड है, उसमें मैंने H2 डाल दिया, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा बताओ? Cl निकल के क्या लग जाएगा बेटा, यहाँ पे CH4 बन जाएगा, यहाँ पे C2H6 बन जाएगा, यहाँ पे C3H8 बन जाएगा। CH4 क्या बन गया, मीथेन है, ओके। C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, और C3H8 क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो अपने पास ये एल्केन्स बन गए। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का एक मेथड तो ये है भी, हम लोग क्या करें, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शंस कर देते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हमारे पास डायरेक्टली एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? हाँ जी, हाँ, साइड प्रोडक्ट में HCl निकल जाएगा, बिल्कुल राइट, हाँ, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा वुड्स रिएक्शंस। अब इस पे काम करना है। ये वुड्स रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अगर आप वुड्स रिएक्शंस की बात करते हो, वुड्स में होता क्या है, अब देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, देखिए बेटा, वुड्स रिएक्शंस में हम लोग करते क्या है, हम ना दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड्स के ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी RBr ले लिया, 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड के लिए, और उनको रिएक्ट करवा दिया 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ। या मैं ऐसे बोलूंगा, आपने एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, RX ग्रुप लिया, तो उसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम के साथ, कर दिया। यहां से ना ये चीज बाहर निकल जाएगी बेटा जी, ओवरऑल 2NaBr। बताऊंगा कैसे हो रही है रिएक्शंस। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो एक Br के साथ ही कंबाइन करेगा, तो 2NaBr बाहर चला जाएगा, और हमारे पास जो R है ना, वो दूसरे R के साथ कंबाइन करके इसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे जो सोडियम है वो, ठीक है, सोडियम को यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम से तो रिएक्ट करना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो सोडियम को ईथर की प्रेजेंस में यूज किया जाएगा, और ईथर भी कौन सा यूज करेंगे, ड्राई ईथर यूज करेंगे। ये होती है वुड्स रिएक्शन। अब देखो, जैसे एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल्स की बात करते हैं, मैंने क्या किया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, एक कंटेनर था, उसके अंदर मिथाइल ब्रोमाइड मैंने डाल दिया,
अब यार ऐसा थोड़ा भी 2 मिथाइल ब्रोमाइड डालूंगा, ये तो रिएक्शंस बोल रही है। देखो ये रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं, एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर मैंने मिथाइल ब्रोमाइड डाल दिया और साथ में क्या डाल दिया, सोडियम। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम को डाल दिया, तो बोलो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। जो मिथाइल ब्रोमाइड है, सोडियम की प्रेजेंस के अंदर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा। मतलब 2 एल्काइल हलाइड आपस में कंबाइन कर जाएंगे सोडियम की प्रेजेंस में, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया बेटा, इथेन बन गया, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, 2NaBr निकल गया। ठीक है बेटा, हम नहीं 2 बार ऐड कर रहे आर्यन, हम नहीं 2 बार ऐड कर रहे। अब बेटा मैं काउंट करके मैं बताऊंगा, विदुल वो भी बताऊंगा बेटा, मैं काउंट करके एक मॉलिक्यूल थोड़ा डालूंगा बेटा मिथाइल ब्रोमाइड का। आर्यन मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर में ना, तू सोच के देख, तू घर में बैठा है, तूने एक बीकर उठा लिया, एक गिलास उठा लिया, उसके अंदर तूने मिथाइल ब्रोमाइड डाल दिया। मान ले तूने ये लिक्विड स्टेट में सपोज कर, है ना, तो तूने 10 ml मिथाइल ब्रोमाइड डाल दिया और सोडियम डाल दिया, तो क्या होगा, वुड्स में क्या होता है, 2 मिथाइल ब्रोमाइड, जब तेरे गिलास कंटेनर के अंदर मिथाइल ब्रोमाइड है, तो एक मॉलिक्यूल थोड़ा होगा, 2 थोड़ा होंगे, लाखों मॉलिक्यूल होंगे। वुड्स में क्या होता है, उन लाखों में से 2 एल्काइल हैलाइड कंबाइन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में, और एल्केन बन जाता है। ओके है, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बेटा मैंने क्या किया, इथाइल ब्रोमाइड था मेरे पास, इथाइल क्लोराइड था, इथाइल ब्रोमाइड था, 2Na। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड के कंबाइन करेंगे तो बोलो क्या होगा, यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2NaCl बाहर चला जाएगा। अगर 2NaCl निकल गया तो क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा, ब्यूटेन बन गया अपने पास, इट विल गिव अ ब्यूटेन। हाँ जी, यही बन गया ना, CH3 CH2 CH2 CH3 यार, ब्यूटेन बन गया अपने पास यार, क्या ही दिक्कत है। ओके, ये होता है बेटा एल्काइल हैलाइड्स। भी एल्केन कैसे बनता है, वुड्स रिएक्शंस के थ्रू। अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका लिमिटेशंस होता है बेटा जी। लिमिटेशंस क्या है, सोचो, अच्छा सोचो, दिमाग लगाओ पूरा। क्या मीथेन प्रिपेयर हो सकता है इसके द्वारा, CH4 को प्रिपेयर किया जा सकता है वुड्स रिएक्शन द्वारा, क्या CH4 प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फर्स्ट आ गया CH4 कांट प्रिपेयर, तो CH4 को नहीं हम लोग प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, दूसरा, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, हाँ, मान लो इफ टू डिफरेंट RX, नहीं नहीं, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। सेकंड है, सेकंड लिमिटेशन है, नॉट सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, not suitable for synthesis of alkane with odd number of carbon atom, with odd number of carbon atom। कहते हैं ये वाला मेथड ना उन एल्केन्स के लिए यूजफुल नहीं है जिन एल्केन्स में जो ऐसे एल्केन्स जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन को बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन यूजफुल नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुनो 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 ध्यान से, प्रोपेन है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ जी, तो मेरे को ना यहाँ पे विदुल तो एक बार अनम्यूट कर ले बेटा, देख विदुल, यस सर। देख बेटा, मैंने अपन लोगों ने क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है वुड्स के थ्रू, राइट, ओके। सर तो तू एग्री करता है ना, अभी दोनों एल्काइल हैलाइड मुझ मैं सेम नहीं ले पाऊंगा, यस सर। क्योंकि 3 कार्बन है बेटा। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या एक केस में तो एक कार्बन के साथ लगा होगा Cl, और एक केस में 2 कार्बन वाला होगा बेटा। यस सर।
मतलब मुझे एक मिथाइल क्लोराइड और एक इथाइल क्लोराइड लेना मिथाइल पड़ेगा, वो मेरी मजबूरी है, यस ठीक है ना। सर, अब देख, अब इस सिनेरियो को ना, ये जो मैंने लिया है, इस सिनेरियो को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने जो डाइनिंग टेबल है उस पे ले जाओ। डाइनिंग टेबल पे एक गिलास पड़ा हुआ था, राइट, ओके। ओके सर, उस गिलास के अंदर हम लोगों ने मिथाइल क्लोराइड डाल दिया बेटा जी, ओके। यस सर, उसी गिलास के अंदर हम लोगों ने इथाइल क्लोराइड डाल दिया बेटा जी, यस सर, और सोडियम डाल दिया। तो बता ओके क्या सर, होगा, क्या होगा? क्या तू, सर क्या मिथाइल क्लोराइड तेरी बात सुन सकता है? नो सर, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा भाई मिथाइल क्लोराइड तूने इथाइल क्लोराइड से ही कंबाइन करना है, सुनेगा क्योंकि नहीं सर वो, इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड से भी कंबाइन कर सकता है। यस सर, तो क्या बनेगा बता, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कि काफी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे? काफी सारे बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे बताओ? नहीं सोच पाया? ना बोलो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? माय डियर, अगर मिथाइल क्लोराइड अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएगा तो बेटा क्या बनेगा? बेटा इथेन बनेगा कि नहीं बनेगा बता, यस सर, राइट। अगर यस सर, इथाइल क्लोराइड से कंबाइन कर जाएगा तो एग्री करता है ब्यूटेन बनेगा। यस सर, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए तो प्रोपेन बन जाएगा बेटा जी। यस सर, तो बता, सिंगल प्रोडक्ट और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बने। यस अब सर, जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं तो काफी स्टूडेंट के दिमाग में सर ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, हमने एक प्रोडक्ट बनाना था, हमें 3 बन गए, ये तो फायदा ही है सर। बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट्स बने इनको अलग भी करना पड़ेगा, ठीक है, अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए हमें अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि यस सर, हमें अलग मतलब एक अलग करने के लिए मतलब ज्यादा पैसा खर्च करके हम लोगों को एक अलग यूनिट लगाना पड़ेगा जिसमें हम इन तीनों को अलग कर पाए, यस राइट। सर, तो जिसकी वजह से ये वाला मेथड हम लोग यूजफुल मेथड कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगर आपने ऐसा एल्केन बनाना है जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो हमें डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को यूज करता हूं तो बेटा क्या होगा, सोच के देख ले यार, एक डिफरेंट सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। सर अगर हम मतलब वही करें कि इवन वाले यूज करें, मतलब हम ब्यूटाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड यूज करें सर, तो भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ही बनेगा ना? हाँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ तक हो गया। इसने ना एक चीज बोली मेरे को, बड़ा बड़ा अच्छी चीज बोली है इसने, जो जो इसने सोचा है। इसने बोला सर अगर मैं इथाइल क्लोराइड को यूज करूं और एक तो ब्यूटाइल क्लोराइड को, राइट बेटा, है ना? तो ये बोल रहे हैं यस सर, सर इथाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड को यूज करते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर डाल देते हैं, राइट, ओके। यस सर, तो इसको यूज क्यों करना चाहता है, तेरा टारगेट क्या है बेटा? सर तू मतलब हेक्सेन ऑड बनाना इलेक्ट, चाहता है ना? यस सर, तू हेक्सेन बनाना चाहता है ना मेनली, यस सर, तभी इन दोनों को यूज कर रहा है। यस, तो अगर तू हेक्सेन बनाना चाहता है तो इन दोनों को क्यों यूज कर रहा है फिर? तो तू ये यूज कर ले बेटा जी, अकेला प्रोपाइल और प्रोपाइल प्रोपाइल, क्लोराइड यूज कर बेटा। अगर ओके सर, अकेला प्रोपाइल क्लोराइड यूज करेगा तब भी हेक्सेन बन जाएगा ना। यस सर, तो तेरे पास चॉइस तो है ना, जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है एल्केन में, तो उनको बनाने के लिए आप एक ही टाइप के अल्काइल हाइड्राइड से बना तो सकते हो ना। यस सर, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उसको बनाने के लिए तो 2 डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड लेने ही पड़ेंगे ना अपने को यार। यस सर, और उस केस में एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे यार। यस सर, हाँ, अगर तो डेफिनेटली ये करता है, इन दोनों को लेकर करता है, तो भी बेटा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, यस सर, राइट। यस सर, ओके, लिखिए बेटा जी। इस चीज को लिखेगा जैसे मैंने अभी बताया था भी, ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बनाने का यूजफुल मेथड नहीं है। इसका रीजन लिख लीजिए, बिकॉज टू प्रिपेयर
alkane with odd number of electrons because to prepare alkane with odd number of electrons, two different alkyl halides are required. Two different alkyl halides are required, which gives mixture of products. It gives mixture of products. Right? यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो अगर हम लोग दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को यूज करेंगे बेटा जी, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएगा। ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा जी। क्वेश्चन ये होता है, व्हाट हैपेंड इफ टू डिफरेंट alkyl RX, if two different RX ठीक है are taken, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंट RX लोगे तो क्या होगा, तो आंसर्स क्या होगा बेटा इसका, एक तो हम लोगों ने ले लिया RX, उसको रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ, और एक ले लिया R-X बेटा जी। तो क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट विल हैपन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, RX से कंबाइन करके RR बनेगा, R-X के साथ कंबाइन करके R' बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा R बन जाएगा। तो ये था हमारे पास वुड रिएक्शंस के बारे में। क्लियर बेटा यहाँ तक? कितना क्लियर हुआ, सबको क्लियर है अच्छे तरीके से? श्योर? ठीक है, हाँ जी। हाँ सिद्धार्थ बोलिए बेटा। सिद्धार्थ आपने हैंड रेस की, आपका डाउट क्या है, बोलो, क्लियर करो। आपकी आवाज नहीं मेरे पास पहुंच रही सिद्धार्थ। ओके, आप टाइप कर लीजिए बेटा इतने, ठीक है, ओके चलिए। पकड़िए, ये हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल का। इसका मैकेनिज्म, ओड इलेक्ट्रॉन्स के केस में प्रोडक्ट्स ओड इतने ज्यादा क्यों कार्बन बनते हैं, जैसे क्या सर? क्या बोल रहे हो सर अगर हम ओड कार्बन एटम्स ले तो सर प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा क्यों बनते हैं एज कंपेयर टू अदर्स? इवन दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ते हैं ना अपने को, वही तो बताया था पूरा अभी बेटा, पीछे वाली जो बात हम लोगों ने डिस्कस की वो यही तो बात डिस्कस की थी मैंने आपके साथ। ओके सर, जो एग्जांपल करवाई थी सर, हाँ ये ये देखना बेटा, लास्ट नीचे वाली। हाँ तो अगर मैंने प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ी, दो एल्काइल हैलाइड यूज करने पड़े, एक मिथाइल क्लोराइड और दूसरा बेटा इथाइल क्लोराइड, दो अलग अलग यूज करने पड़े। तो आपको ओके सर, बता रखा है अगर दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज होंगे तो एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे अपने पास। ओके सर। क्लियर है? ओके, अब ऐसा कर लो बेटा, इसका ना मैकेनिज्म भी कर लो आप लोग। नो नो सिद्धार्थ, उसके लिए जरूरी नहीं है बेटा जी। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, नोट बेटा क्या, यहाँ पे जो RX होता है ना, जनरली जो X ग्रुप है बेटा वो हमारे पास Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे जनरली अगर I लगा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जनरली जो X ग्रुप होता है वो Cl और Br होता है अपने पास, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। इसका मैकेनिज्म +2 में भी करवाया जाएगा, पर आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, पर काफी स्कूल्स में करवा भी दिया जाता है। बताता हूँ, ये ना फ्री रेडिकल के थ्रू होती है बेटा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, वुड्स रिएक्शन। देखो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले तो देखो क्या होता है,
इसका मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा जी, वुड्स रिएक्शंस का ही मैकेनिज्म है, रिएक्शन हो कैसे रही है बेटा अपने पास, ठीक है, ओके, वुड्स रिएक्शन हो कैसे रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब क्या करने वाले हैं इस रिएक्शंस के अंदर बेटा, ये रिएक्शन होती कैसे है, ये जो सोडियम मेटल है ना, ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, हो गया Na पॉजिटिव में, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे RX ग्रुप था मेरे पास, ये RX था, ये जो X है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, R के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना माय डियर बेटा, ये R के पास आ जाता है, R एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये जो बॉन्ड है ना RX बॉन्ड बेटा, ये पोलर बॉन्ड है ना, जिसको मैं हेट्रोलिटिकली क्लीव तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करूंगा तो कैसे करूंगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ ही माइग्रेट करेंगे, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स X के पास चले जाते हैं। तो देखो क्या बना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपने पास क्या बन गया, यहां से X नेगेटिव निकल गया, क्योंकि X अपने R का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, और क्या बन गया, R नेगेटिव बन गया, राइट एवरीवन, R रेडिकल बना ना, क्योंकि R के पास सोडियम वाला एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, R रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले बताओ ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सबको क्लियर है तो काम खत्म, बस मैकेनिज्म डन है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अब देखो कितने सोडियम यूज हुए थे, 2 सोडियम, ठीक है, R रेडिकल बना, ओके वेरी गुड। ऐसे क्या होगा बेटा जी देख नंदन, जो सोडियम था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो एक इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, हो गया। उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किसने ले लिया बेटा, R ग्रुप ने ले लिया, और RX का बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव होके जो X है वो R का इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो X के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आया ना डियर, राइट। अब देखो अब क्या करोगे, अगर 2 सोडियम होते तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते और 2 Na पॉजिटिव बनता, 2 एल्काइल हैलाइड लेते, 2X नेगेटिव निकलता, 2R रेडिकल बनता, बस काम खत्म। ये जो दो 2R रेडिकल्स बने बेटा जी, ये दोनों रेडिकल्स क्या करेंगे अब, 2R रेडिकल्स का मतलब समझ आया, तो इसमें क्या होगा, एक R रेडिकल, एक R रेडिकल और एक दूसरा R रेडिकल, ये आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, R और R बन गया, तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, राइट एवरीवन, ये बात क्लियर हुई यहां तक, श्योर तो चलो फटाफट एक दो क्वेश्चंस और लगाओ इसके, देखो अब आपने करना क्या, स्ट्रेटजी बताता हूँ, स्ट्रेटजी कैसे करना होता है, देखो आप जबरदस्त क्वेश्चंस कर पाओगे इसके, छोटे मोटे नहीं, फैंटेस्टिक क्वेश्चन। जैसे मान लो ये मेरे पास 4 मेंबर रिंग था, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और इसमें हम लोगों ने 2 मोल ऑफ सोडियम डाल दिए। अब देखो क्या होता था, ये क्या हो गया, ये इसमें वुड्स रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है सोचो, जनरली हम क्या करते हैं, 2 एल्काइल हैलाइड अलग अलग लेते हैं, ये एक ऐसा एग्जांपल आ गया जिसके एक मॉलिक्यूल के ही अंदर बेटा 2 एल्काइल हैलाइड है, जिसके एक मॉलिक्यूल में ही 2 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो वुड्स रिएक्शंस का ट्रिक क्या होता है, क्या ट्रिक करोगे, क्या बताया था, देखो मैकेनिज्म को देखो, क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, आर और हैलोजन वाला बॉन्ड तोड़ दो, देखो मैकेनिज्म में यही हो रहा है, आर और हैलोजन वाला बॉन्ड तोड़ते जाओ, देखना ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा लिखना बंद करो, ये वाला, ओहो क्या हो रहा है यार, जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ जी, देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो आर और हैलोजन वाला बॉन्ड है इसको तोड़ दो, इस वाले बॉन्ड को भी बिल्कुल सेंटर से तोड़ दो, तो क्या होगा, क्या सोच पा रहे हो, ये वाले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, तो बॉन्ड बन जाएगा उसमें यार, क्या बोलते हो, यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, अगर दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया ना बेटा अपने पास, हाँ या ना,
मेरे एक्सपर्ट्स क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ। देखो मैं इसका प्रोडक्ट कौन बना पाता है, इस पे वुड डायरेक्शंस करके दिखाओ। कमॉन कमॉन, कौन है? शाबाश शाबाश, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ। लो, ये आईआईटी के क्वेश्चंस हैं। इतना सिंपल तरीके से मैकेनिज्म बता के आप आईआईटी के क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो? बताओ क्या होगा, बोलिए। नेक्स्ट केस में क्या होगा? हाँ सही बात है देव, राइट। चलिए जल्दी बोलो, फिर अगली क्लास भी तो लगानी है। मोहित क्या सोच पा रहा है बेटा पहले का आंसर? इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे लगाएगा? क्या क्या बना तेरे पास प्रोडक्ट, बता। तो इसका प्रोडक्ट बनाए तो क्या क्या प्रोडक्ट सोच रहे हो? रिस्पॉन्स नहीं आता यार, फिर ये फ्रस्ट्रेशन वाला बात होती है, ये मजा नहीं आता फिर यार। नंदन क्या सोच पा रहे तू? अमितोज बोल रहे हैं, चल अमितोज बता तू बेटा। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या सर। बनेगा? सर जो मेरे हिसाब से सर वो साइक्लोपेन बनेगी सर, पहले वाली साइक्लोप्रोपेन और NaBr 2 NaBr। साइक्लोप्रोपेन बनेगा ना बेटा जी? यस सर, बिल्कुल। इसमें तो बन ये वाले बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पे तोड़ दो, यहाँ पे गया। यस रेडिकल सर, बना दो, यहाँ पे रेडिकल बना दो, हाँ राइट। इनके बीच यस सर इन साइक्लोपेन। दो रेडिकल को जोड़ दो। अगले अगले वाले वाला में नहीं बोल सर बन बेटा। रहा, अगले वाले में नहीं क्यों नहीं रिंग बन बन रहा? रही ये सर, देख, मतलब 2 यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये बना ना बेटा जी, यहाँ पे रेडिकल। इन दोनों रेडिकल्स को जोड़ दे, देख कितने कार्बन की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। ये नहीं बनेगा यार, अच्छा हाँ ठीक है सर, राइट ना? ठीक है क्लियर है? ओके सर। ओके। थर्ड वाले में क्या करेगा, देख, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ये भी तोड़ देगा, यहाँ पे ये रेडिकल, यहाँ सर, पे रेडिकल। हाँ जी सर, तो इससे क्या बन गया, इससे एल्केन नहीं बना, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, देख। हाँ जी सर ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों? समझे? हाँ जी बस इस तरीके से करना होता है बेटा अपन को। ठीक है सर। ओके, अब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा थक गए हो? अच्छा मेरी बात सुनो, जो नेक्स्ट क्लास है ना, हम लोग एग्जैक्ट 50 पे स्टार्ट कर दूंगा बेटा मैं। 1 मिनट जल्दी नहीं, 1 मिनट लेट नहीं बेटा जी। 45 पे थी, एग्जैक्ट 50 पे स्टार्ट कर देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा बेटा वो, उसमें आज हमारा एल्केन पूरा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा जी। एल्केन डन, पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, राइट, चलो ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके डियर।